स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी मोनिका शुक्ला जी। आज जानने की कोशिश करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं कि किस तरीके से एक महिला आईपीएस लाइन ऑर्डर मेंटेन करती है, इसके साथ अपने परिवार को, अपने समाज को मेंटेन करना पड़ता है। हमारे साथ हैं मैम, आपका बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। मैम, कैसे देखते हैं, बड़ा एक पुलिस की जिम्मेदारी बड़ी कठिन जिम्मेदारी होती है और कब कुछ भी समाज में होता है तो सबसे पहले उसे पुलिस याद आती है। जी, ये निश्चित है। और पुलिस याद आती तो जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है समाज के प्रति। एक तरफ आप कई जिलों की आपने कप्तानी की है, वर्तमान में आपके पास एक महत्वपूर्ण पद है पूरे, अगर हम बात करें जीआरपी की, तो आप रेलवे डीआईजी हैं वर्तमान में। तो दोनों का सामंजस्य कैसे होता है, परिवार और लाइन ऑर्डर? जब आप रायसेन में एसपी थे या नरसिंहपुर में एसपी थे, तो ये कितना ज़्यादा सामान्य था या असमान कभी हुआ है? भारतीय पुलिस सेवा में आने के उपरांत हमारी प्राथमिकता है समाज में हमें जो दायित्व सौंपा है उसको पूरा करना, हमें लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है, हमें अपराधों की रोकथाम करनी है। इसके साथ ही साथ जो महिला संबंधी अपराध हैं उनको भी देखना है। तो हमारी प्राथमिक जवाबदारी हमारे कर्तव्यों का पालन है। इसमें जो समय बचता है उसके उपरांत हम अपने परिवार को ध्यान देते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मेरा परिवार इसमें मेरा हमेशा साथ देता है। मेरे पति खुद ही भारतीय पुलिस सेवा से हैं, उनको मालूम है कि हमारी नौकरी के वर्किंग आवर्स कितने होते हैं। साथ ही साथ मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमारी माँ हमें कितना समय देगी, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है सब चीज। मैम, अगर हम ये बात करें, अभी तो आप एक अच्छे सम्मानित पद पे हैं, अगर हम बात करें जब हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलते, आप कह सकते हैं किशोर से जी आप युवकी अवस्था में जा रहे होंगे, तो उसमें सोच क्या रही थी आपकी, क्या बनना है, या कोई पहले से प्लानिंग थी कि इस सर्विस में जाना है? और कहीं ना कहीं क्या लगता है, जैसे आप इस पद पे आए तो समाज के प्रति सोच कितनी जल्दी बदलती है, वो हम जानना चाहते हैं। मेरा शुरू से ही प्रशासनिक सेवा में जाने का एक एम था। अच्छा, बचपन से ही था। मेरे सामने मिस्टर चौबे रहते थे, एडिशनल एसपी थे, उनको भी देखा, उनसे भी प्रेरणा प्राप्त हुई और शुरू से सोच रखा था कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो हमने पीएससी दी और मैं पहले ही अटेम्प्ट में इसमें पास हो गई। और उसके बाद जब हम इस सेवा में आए तो समाज के प्रति हमारा रवैया एक आम व्यक्ति के तरह ही रहा कि मैं जब पुलिस अधीक्षक रही तो हमने कॉलोनियों में जा जाकर बैठकें हमेशा बनाए रखी। हमारा स्टाफ और हम स्वयं कॉलोनियों में जाते थे, लोगों के साथ बैठ के चर्चा करते थे, उनसे पूछते थे कि आपका पुलिस के संबंध में क्या फीडबैक है, आप हमसे क्या चाहते हैं, और वो जो चाहते थे उस हिसाब से हम पुलिसिंग करते थे। तो समाज से हम हमेशा जुड़े रहे। एक जब मोनिका पुलिस सर्विस में नहीं थी जी, रिजल्ट आया जी, ये आधे घंटे का अंतर होता है या 1 घंटे का अंतर होता है जी, कि एक सामान्य सी मोनिका शुक्ला जी, एक अधिकारी मोनिका शुक्ला जी, और आज का युवा है, हर युवा का सपना होता है कि वो आईएएस आईपीएस बने। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि 10 लाख 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं एवरी ईयर, और उसमें सिलेक्शन होता है मात्र 200 300 400। मैं केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही थी और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे घर के आधे मेंबर नहीं चाहते थे मैं पुलिस में जाऊं। वो चाहते थे कि मैं जो पीएचडी कर रही हूँ केमिस्ट्री में, और मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी लग चुकी थी, तो वो चाह रहे थे, एक महिला के लिए बड़ा सहज होता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए और इसकी नौकरी करे। तो जब मैं पुलिस में आई तो ये मेरे परिवार वालों के लिए काफी आश्चर्यजनक चीज था, मगर मैं अपने निर्णय पर अड़ग रही। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आप अविवाहित थी उस समय जी, शादी के ऑफर आए होंगे बहुत सारे कि लड़की तो अब अधिकारी हो गई है। दहेज प्रथा क्योंकि अपने समाज में काफी है, क्योंकि आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं जी, और उस समय क्या लगा आपको कहीं कि ये दहेज प्रथा में अब तो पैसा देना नहीं पड़ेगा मम्मी पापा को, क्योंकि तो क्या लगा? ऐसा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा चलता नहीं है, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ, हमारी शादी के बाद उसी की बात आई, तो मेरी जो ननंद थी वो मेरे पिता के पीछे उनका ससुराल था, तो जैसे परिवार में बातें चलती हैं, तो एक हमारी प्योरली अरेंज मैरिज है जो कुंडली दिखाकर ब्याह हुआ था। अच्छा। और एक नॉर्मल था कि भाई उनको, मेरे हस्बैंड को एक वर्किंग लड़की चाहिए थी और हम लोग एक ही बैच के थे, एक ही कैडर के थे, तो हमारे लिए बड़े आसान हुआ, हमारी परिवारजनों की इसमें सहमति थी। आपकी ससुराल भिंड है? जी हाँ। बेसिक आप पूरे प्रदेश में रहे हैं जी, भिंड मुरैना के कल्चर को, और जहां आप पदस्थ रहे हैं जी, रायसेन जी, नरसिंहपुर, दोनों के कल्चर में कितना
काफी अंतर है। कितना अंतर देखते हैं आप पूरा? सब अलग अलग तरह का अंतर है। जैसे हम नरसिंहपुर रायसेन जाएं तो थोड़ा सा एक अलग मिजाज के लोग रहते हैं। भिंड मुरैना तरफ अलग मिजाज के लोग रहते हैं। वहां भिंड मुरैना तरफ पुलिस को बहुत ही गुरान्वित रूप से देखा जाता है। तो सब शहर के अलग अलग मिजाज रहते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आपको उस शहर में जो वासी हैं उनके मिजाज को देखकर नौकरी करनी पड़ती है। पति आपके भिंड से हैं, जी हाँ। आप यहाँ रही हैं, जी हाँ। तो वहाँ का टेम्परामेंट और यहाँ का टेम्परामेंट, तो क्या कदम ताल सही चल रहा है? कि क्योंकि भिंड के हैं तो निश्चित तौर पर टेम्परामेंट में आप ही ने कहा है, और क्योंकि हम भी वहीं के रहने वाले हैं तो टेम्परामेंट में बेसिक फर्क है। तो क्या लगता है घर में लाइन ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, कि उनका चलता है घर में आपका चलता है? दोनों का बराबरी से चलता है। कुछ विषय में उनका चलता है, कुछ विषय में हमारा चलता है। हाँ हाँ। तो टेम्परामेंट सर का कैसा है इसमें आपके साथ इस समय? मतलब देखिए, हमारी नौकरी बड़ी कठिन नौकरी है। दोनों को समय ही नहीं मिल पाता एक दूसरे के साथ। तो जितना समय हमें आपस में मिल जाता है उस समय का हम सदुपयोग कभी बाहर घूमने में, कभी संगीत सुनने में, कभी गार्डनिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आप दोनों लोग एसपी हैं, हाँ, आपको छुट्टी मिल गई, हाँ, आपने प्लान कर लिया बाहर जाने का और सर को नहीं मिली, तो उस समय कुछ हुआ? ऐसा हुआ? एक बार मैं शाहजहांपुर एसपी थी, मेरे बच्चे आए हुए थे तो मैं अवकाश लेकर अपने पति के पास कटनी गई। 2 दिन की छुट्टी थी, लेकिन इनके यहाँ कोई ट्रिपल मर्डर हो गया था तो इनको रोज जबलपुर जाना पड़ता था, तो हमको घर में मिले ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी छुट्टी कैंसिल कर लूं, लेकिन 2 दिन की छुट्टी थी तो हम 2 दिन इनके घर में रहे और ये हमको मिले ही नहीं। तो ऐसा कई बार मौका आता है। पुलिस अधिकारी हो, अगर किसी प्रोफेसर से शादी हो जाए या किसी प्रोफेसर लड़की की किसी पुलिस अधिकारी से शादी हो जाए, तो क्या लगता है कि इतनी समझौता से जीवन चल पाएगा? ये आपके व्यक्तित्व पर और ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आपका स्वभाव दूसरे के प्रति कैसा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा। मान लीजिए एक पुलिस वाला एक प्रोफेसर है तो एक को ज्यादा समय मिलेगा घर देखने के लिए। तो हम लोगों ने इस प्रकार से ये किया था कि हम में से एक फील्ड में रहता था और एक थोड़ा सा जिसको पीएचक्यू लूप लाइन बोल सकते हैं उसमें रहता था। कि एक व्यक्ति अपना प्रोफेशनल ज्यादा देख रहा है और एक थोड़ा सा घर परिवार के प्रति समर्पित है। लेकिन जब हम पुलिस अधीक्षक बने तो फिर जब तक हमारे बच्चे बड़े हो चुके थे, बच्ची मेरी हॉस्टल में जा चुकी थी, तो हमने अपनी एसपीशिप में पूर्ण समय देके की। एक मैम एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इंदौर में एक आईएफएस ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले उत्तराखंड की बात सुने तो एक आईएएस ने सुसाइड किया है जी। इसके बाद तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इतना पढ़ लिख जाने के बाद, इतनी अच्छी पोजीशन आने के बाद आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं जी, तो क्या मेंटल लेवल इतना ज़्यादा हावी हो जाता है? तो उसके कारण पारिवारिक होते हैं या ऑफिशियली होते हैं? ऐसे कैसे संभव है कि कोई आईएफएस अधिकारी या कोई आईपीएस अधिकारी या कोई आईएएस अधिकारी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है? अब वह व्यक्ति जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है वो प्रोफेशनल कारण से कर रहा है या पारिवारिक कारण से, ये हमें नहीं पता। प्रोफेशनल कारण हर व्यक्ति के होते हैं कि उनकी अपने उच्च अधिकारी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उन पे किसी प्रकार का प्रेशर तो नहीं है, वो खुद किस प्रकार से कार्यरत हैं। पर्सनल लाइफ सबकी एक सी होती है, तो पर्सनल लाइफ में आपके परिवार के माता पिता, बच्चों या पत्नी के साथ किस प्रकार से संबंध है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। फिर एजुकेशन का कहाँ रोल रह जाता है? आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो समाज में ये जाता है आजकल क्या है कि थोड़ा सा सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। ये सहन शक्ति समाप्त हो रही है। हम एक जो संयुक्त परिवार है उसमें रहना छोड़ रहे हैं। तो अब आपने जो उदाहरण दिए उनके तहों में जाना होगा। जब हम पुलिस ऑफिसर रहते हैं तो हम भी कई प्रकार की आत्महत्या के प्रकरण देखते हैं। तो वो जो मेरे को आज तक समझ में आया कि जो आत्महत्या का वो बात है वो एक क्षणिक होता है। 5 या 7 मिनट में आदमी के क्षण में होता है कि साहब मेरी किसी से विवाद हो गया तो मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ, या मेरे को प्रोफेशनली दिक्कत है, मुझे किसी बॉस ने ये कह दिया। अगर वो 10 मिनट ठहर जाए, वो 10 मिनट या अगले बीत जाए तो वो ये विचार छोड़ देगा। हम लोग ये जगह जाके लेक्चर्स में भी बताते हैं, यदि आप पे कोई तनाव है तो 10 मिनट रुक जाइए, गिनती कीजिए, लोगों से मिलिए और कोई निर्णय लेना तो तत्काल निर्णय लेके उसको 1 दिन के लिए टाल दीजिए, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। एक मोटिवेशनल इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगी, जो हमारी पुलिस लाइन है तो हमारे पास कई फैमिली काउंसलिंग सेंटर हैं। तो हमारे पास कई लोग आते हैं कि मतलब विद इन कर्मचारियों में जो पारिवारिक समस्याएं लेती हैं वो हमारे पास खुद आते हैं कि मैडम हमारी पत्नी का ये समस्या आप करिए। फिर हम लोग सीनियर ऑफिसर के साथ उनकी काउंसलिंग करते हैं। एक सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 17-18 साल की उम्र जो होती है जी, यही उम्र प्रेम की होती है और यही कैरियर की होती है जी।
आज का जो युवा है जी वो दोनों चीजें चाहता है, क्योंकि ये दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों काम एक साथ, उन्हें बच्चों को क्या करना चाहिए, ये सब कैसे करें? कि हमको सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यदि आपका किसी से लगाव हो जाता है कि किसी से कोई इंस्टीट्यूट ऐसा वो हो जाता है, तो आप उसके साथ पहली प्रायोरिटी पढ़ाई को दो, ताकि आप एक बार कुछ बन जाओ, तभी आपका गृहस्थ जीवन चल सकेगा। इसमें मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि एकदम दबाव की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई बच्चों ने ऐसा कर दिया तो हम घर बिठा देंगे। उनको थोड़ा बच्चों को समय देना चाहिए। कैंडिडेट ज्यादा है तो आपको पहले आप खुद क्या कर सकते हो ये देखना चाहिए। हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, कोशिश कर सकता है, तो आपकी खुद की योग्यता कितनी, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, उसी के हिसाब से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करना चाहिए। तो क्या विकल्प रखना चाहिए तैयारी करते बिल्कुल समय? रखना चाहिए। आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए कि आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ी और उसके बाद आप पीएससी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक डिग्री तो कि मान लो आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकले तो आप सेकंड ऑप्शन ही ले सकते हैं। महिलाओं में जी। मातृ रूप भी होता है, नारी जी। शक्ति भी होती है जी और एक कहीं ना कहीं लोगों की सोच ये है कि वो संवेदनशील होंगे, जी क्योंकि जो पद है आपके पास है, जी। आईपीएस का पद है, जी। ये संवेदनशीलता से नहीं चलता, कानून के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें सख्त होना पड़ता है। आप एज ए महिला होने के नाते लोग क्या आपसे उम्मीद करते हैं कि संवेदनशीलता देखिए, हो? मैं सबसे पहले एक अधिकारी हूं और एक अधिकारी को प्रशासनिक रूप से कसावट रखने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हमको करनी पड़ती हैं। मैं डांटती फटकारती बहुत हूं, लेकिन मैंने कलम से नुकसान बहुत कम किया है और मेरे को काफी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जितने भी 6-7 जिलों में काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से हम बहुत सफल रहे हैं। मतलब आपने उनका नुकसान नहीं किया, डांट दिया, जी। तो इसे अब हम कह सकते हैं कि आपने पुलिस जो है एक टीम वर्क होती है, मैं अकेले नहीं कर सकती, वो हमें सबको साथ लेकर ही करना पड़ती है। तो आपको उनको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, आपको उनको दिशा बतानी पड़ेगी। तो जिसका जो अच्छा गुण है उसको पहचान के उनको ज्यादा से ज्यादा काम कराना ही एक कला होती है और हमको सबको साथ लेके चलना है। टीम वर्क को लेके चलेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमारे समाज की बात करें तो हम समाज हमारा जो है पुलिस से उम्मीद भी सबसे ज्यादा करता है जी और कोसता भी पुलिस को ही है जी। लेकिन कुछ भी होता है उसके साथ तो पुलिस की मदद बिल्कुल सही मांगता है। जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे लोगों से भाई कि दो चीजें एक साथ ये कैसे पुलिस की सक्सेस ही है कि लोग पुलिस से ज्यादा उम्मीद करते हैं और उम्मीद यदि पूरी नहीं होगी तो कोसेंगे। तो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी चीज मानूंगी कि हम इस पोजीशन में, हमारी सर्विसेज है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं ज्यादा और हम कोशिश करेंगे कि उनकी अपेक्षा जितनी हमारी लेवल में हम पूरी कर सकें। उनकी समस्या ऐसी होती है कि जो पुलिस पूरी नहीं कर सकती, तो भी उनको लगता है कि वो तो यहीं पूरी होगी। तो ये एक जनता का पुलिस के प्रति विश्वास ही है जो वो इतनी अपेक्षाएं करती है और हम चाहते हैं कि हम उसकी अपेक्षाओं को पूरी करें। जीआरपी और आरपीएफ, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनके संग कोई हैपनिंग हो जाती है जी। तो कभी जीआरपी के पास जाते हैं, कभी वो आरपीएफ के पास जाते हैं, तो ये अभी तक ये बंटवारा लोगों के पास समझ में नहीं आया कि किसका कौन सा काम है। तो बेसिक जीआरपी का क्या काम है पूरा जी। जो कोई भी रेलवे स्टेशन होता है तो जो सिग्नल होते हैं आप देखते होंगे, सिग्नल टू सिग्नल के बीच की जवाबदारी जीआरपी की होती है। प्लेटफॉर्म की प्लेटफॉर्म, जो विंडो, टिकट विंडो और जहां ट्रेन खड़ी होती है, दो सिग्नल के बीच के संपूर्ण के बीच की व्यवस्था जीआरपी पुलिस की होती है। उसके बाद वाली व्यवस्था लोकल थाने की होती है। लेकिन जो ट्रेन चलती है, ट्रेन के अंदर पूरी व्यवस्था जीआरपी की होती है। अब जो जीआरपी और आरपीएफ में डिस्टिंग्विश है, किसी भी प्रकार का अपराध यदि किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो वह जीआरपी अटेंड करेगी और यदि शासकीय संपत्ति के प्रति होता है तो वो आरपीएफ देखती है। यदि कोई ट्रेन है, कोई व्यक्ति ट्रेन में पत्थर मार के नुकसान करता है या ट्रेन में कोई शासकीय सामान, जैसे ट्रेन की सीट उखाड़ ली, इस प्रकार की शासकीय सामान की चोरी करता है तो वो आरपीएफ देखती है। यदि हम सफर कर रहे हैं, हमारा सामान चोरी चला जाता है, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है, तो ये जीआरपी का काम है। अच्छा, इसमें ये कह सकते हैं कि आपके नुकसान कुछ भी होता है, शासकीय संपत्ति के प्रति जो नुकसान होता है या शासकीय संपत्ति के प्रति जो जवाबदारी है वो आरपीएफ की है। और जो पैसेंजर होते हैं, जो जनता होती है, उनके प्रति किसी प्रकार का अपराध घटित होता है तो वो जीआरपी लाइव मूवमेंट के लिए आप कह सकते हैं जी। जिन मतलब ह्यूमन बॉडी है, हाँ। वो सफर कर रही है, नहीं, किसी भी प्रकार की शासकीय संपत्ति है तो वो आरपीएफ देखेगी और यदि निजी संपत्ति है तो वो पुलिस देखेगी। अच्छा, ये है हमारा बैग चोरी चला जाएगा तो हम जी हाँ, जीआरपी के पास जाएंगे। जी हाँ। और कोई किसी ने पत्थर मार के कांच तोड़ दिया ट्रेन का, हाँ, तो वो आरपीएफ में मुकदमा दर्ज जी होगा हाँ। उसका। और यदि लोगों को मारपीट आई की तो जीआरपी तो बड़ी जिम्मेदारी है आपके हाँ, पास ही। जी तो हाँ। इसके लिए कोई आपने ऐसी व्यवस्था की है कि कभी कभी क्या होता है, सामान चोरी चला गया, जीआरपी रास्ते में है, वो जी।
वहाँ थाना नहीं है, जी। तो क्या कोई आपने ऐसा नया नवाचार किया है? हमारे यहाँ कई सारे नवाचार हुए हैं। हमारे यहाँ क्विक रिस्पांस टीम होती है हर थाने में। मतलब वो गाड़ियों में लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। हम लोग टॉप 10 ट्रेनें हर हफ्ते में हम लोग वो टॉप ट्रेनें निकालते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चोरी हो रही होती है, और जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम है वो उसमें पैरेलली पेट्रोलिंग करती है। एक जीआरपी में एक ऐप बनाया है, जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो जीआरपी हेल्प ऐप के नाम से एक ऐप होगा, आप उसको डाउनलोड करिए। फिर उसमें जब डाउनलोड कर देंगे, परमिशन वगैरह ग्रांट हो जाएगी, तो उसमें एक एसओएस नाम की बटन आएगी। तो किसी भी यात्री को यदि कभी कोई समस्या होती तो वो एसओएस की बटन दबा दे, उसमें मैसेज जो टाइप करेंगे तो वो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम जो भोपाल में स्थित है उसके पास जाएगा, वो लोकेशन देखेगा, वो यात्री से बात भी कर सकता है। और यदि यात्री से बात नहीं हो सकती तो उस मैसेज के तारतम्य में संबंधित जिले, हमारे 3 जिले हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, 3 जीआरपी के जिले हैं। उनके अधीनस्थ जितने थाने हैं, तो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम उस वहां के संबंधित कंट्रोल रूम और उस थाने को सूचित करेगा। मान लीजिए आप इंदौर से भोपाल जा रहे हैं, बीच में देवास में किसी यात्री ने हमको मैसेज किया एसओएस में कि उसके साथ कोई तकलीफ हुई, उसका सामान चोरी चला गया, तो जिस समय हमारे पास मैसेज आएगा तो यात्री की लोकेशन देखेगा। वो लोकेशन मान लो सीहोर है, तो हम सीहोर के आसपास जो भी क्विक रिस्पांस टीम होगी उसको मैसेज करेंगे। वो मैसेज जाके यदि वो उस ट्रेन में उपलब्ध है, और नहीं तो अगले स्टेशन पे हमारी टीम उनके पास जाएगी और उनसे हम प्रायः वहीं एफआईआर ले लेते हैं 0 पे, यदि कोई ऐसी समस्या एक है। अगर ये जानना चाह रहे हैं आपसे, ट्रेन दिल्ली से चलती है और मान लो बेंगलोर जा रही है, जी। और हमारे पास ऐप एमपी का डाउनलोड है, हमें बेंगलोर में कोई हैपनिंग हुई, जी, तब क्या करेंगे? हम वहाँ दबाएंगे तो? उसके लिए रेल मदद होती है, एक 139 पर रेल मदद होती है, तो वह भी आप यूज कर सकते हैं। ये रेलवे का ऐप है, तो उसमें आप रेल मदद के लिए जाओगे तो पहले वो रेलवे के पास जाएगा, वो पुलिस से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो आरपीएफ को भेजते हैं, और आरपीएफ फिर संबंधित यूनिट को भेजेगा। अच्छा, तो एमपी में आप मदद करेंगे, एमपी के बाहर नहीं, ये संपूर्ण भारत में रेल मदद चलता है इनकी तरफ से, रेलवे तो ये डिपार्टमेंट की आपका तरफ से। जीआरपी का अपना ये ऐप है? जीआरपी मध्य प्रदेश का नया नवाचार आपने जी, किया जी। है? इसके साथ साथ हम लोग जो अकेली महिला यात्री होती इससे भी संवाद करवाते हैं, कि हमारा स्टाफ, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको दिन भर में 50 या 100 अकेली महिला यात्री जो कर रही है उस पर हमको ये रेल मदद का ऐप डाउनलोड कराना है, और उनको पूछना है कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। इसके लिए हमारी जो रेल में महिला कर्मचारी हैं लगातार काम कर रही हैं। एक आपसे अंतिम सवाल है मैम, जी। ये मोटिवेशन के लिए, क्योंकि हर बच्चा आईएएस आईपीएस बनना चाहता जी। है, तो आपका उन बच्चों से सुझाव क्या है? एक हमने आईएएस टॉपर का इंटरव्यू किया था और ये उन्होंने कहा था कि मोबाइल से आप गैजेट से जितना दूर रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बिना इंटरनेट के पढ़ाई संभव नहीं है। अगर हमको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो हमको सबसे पहले तो समाचार पत्र पढ़ने की या न्यूज देखने की आदत होनी चाहिए। आप रोज पढ़िए कि जहां में क्या क्या चीजें नई हो रही हैं। जो आप बता रहे हैं मोबाइल से दूर रहने की, तो मोबाइल में व्हाट्सएप भी होता है, फेसबुक भी होता है, ये सारी चीजों से दूर रहने का उनका सुझाव है, ताकि वो समय अपने अध्ययन को दे सकें। दूसरी बात, मेरा जो बहुत कुछ सोच है कि जो इंटरनेट में सामग्री मिलती है उससे कहीं अच्छी सामग्री हम किताबों से पढ़ सकते हैं, जो एक ऑथेंटिक होती है। तो जो आप बता रहे हैं उनका सुझाव यही रहा होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा कहना है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, उस समय अपने परिवार और मित्रों को भी दीजिए ताकि आप थोड़े रिलैक्स हो सकें। बस आपका कंसंट्रेशन आपके एग्जाम पर होना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा जीके आप पढ़ सकें, चाहे वो किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वो आपको उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। एक पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जी। के साथ साथ जी। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो या जी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, महिलाओं को आगे लाने के लिए बड़ा प्रयास कर जी रही हाँ। है। जब आपने ज्वाइन किया होगा, जी। उस समय की सोच में और आज की सोच में काफी अंतर आया है। बहुत अंतर आया। लड़कियों को लोग बाहर निकालते नहीं थे, जी और आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, अगर उन्होंने कहते 12th कर लिया तो शादी की व्यवस्था करने मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगी कि जो मैं आज देख रही हूँ, हाँ। अब सब लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम जब जिस जमाने में पढ़ते थे तो हमारे जमाने में लड़कियों को हॉस्टल भेजना काफी अच्छा नहीं माना जाता था। मैं स्वयं पुलिस सर्विसेज में आई तो ऐसा रिश्तेदारों का कहना था कि भाई पुलिस सर्विसेज लड़कियों के लिए शायद नहीं है, बट अब मैं देखती हूँ लोग प्राउडली अपने बच्चियों को पुलिस सेवा में भेजते हैं। और तो भी हम लोग गाँव में जाते हैं, कई बार हमें महिला सरपंच मिलती हैं, तो उनके माध्यम से लोगों को मैसेज दिया जाता है कि नहीं, लड़कियों को आपको आगे बढ़ाना है, तभी उनका परिवार एजुकेटेड हो सकेगा। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी खबरें जी मैं हाँ। देखी है, महिला सरपंच है
सरपंच घर में बैठी हैं, काम पुरुष कर रहे हैं जी। तो क्या आप नहीं, हम लोग चाह रहे हैं, आज को आगे बढ़ा रहे हैं कि वही इसको काम को अपना, मतलब जो काम जिस पद को दिया जा रहा है वही महिला इसको संपादित करे, उसमें अवेयरनेस आ रही है। और सभी लोगों से मेरा कहना है कि जब आप अपनी बच्ची को कहीं बाहर भेजते हैं तो जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां भी किसी की बच्ची पढ़ के आई होगी, तो जब आप सड़क पर, दुकानों पर या किसी मार्केट में जाते हैं और किसी बच्ची के साथ यदि कोई अभद्रता हो रही है तो आपका इसका विरोध करना चाहिए, आपको तत्काल पुलिस को सूचना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी बिटिया कहीं बाहर पढ़ रही है उसी प्रकार किसी अन्य व्यक्ति की बिटिया भी यहाँ पढ़ने आई है, तो ये हम जितना उस बिटिया के लिए करेंगे कोई हमारी बिटिया के लिए करेगा। तो ये आपका कहना ये है कि लोग देखते हैं कोई छेड़खानी हो रही हाँ, कुछ तो हो रही तत्काल आप पुलिस को सूचित कीजिए। हाँ, एक हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे और साथ में जो भी आपकी, चूंकि आपके पास बड़ा कार्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जीआरपी पुलिस से क्या कहना चाहते हो, हमारे जो यात्री हैं उन्हें क्या एक सुझाव, उनके लिए क्या सुझाव है? जो जीआरपी है, हमारे जितने रेलवे के यात्री सफर कर रहे हैं हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो आपने इंटरेक्शन विद कांस्टेबल का, हमारे यहाँ लगातार ट्रेनिंग चलती है। जो नई नई साइबर में टेक्नोलॉजी आ रही है, या हम एक आदर्श थाने में क्या क्या हमें काम करने हैं, या विवेचना में हम क्या चीज करें जिससे हमारी चोरी जल्दी पकड़ी जाए, उनको सजा दी जाए, इसलिए हमारे लगातार ट्रेनिंग चलती है। और साथ ही साथ जनता से मैं कहती हूँ कि आपको जब भी कोई समस्या हो आप जीआरपी का इस ऐप को यूज करिए, एसओएस को क्लिक कीजिए और अपनी समस्या रेलवे पुलिस को बताइए। आप अपने सामान, कई बार आपने देखा होगा कि लोग मोबाइल चार्ज पे लगा देते हैं और सो जाते हैं, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए। गेट के पास लोग फोन पे बात करने लगते हैं तो कई बार लोग डंडा मार के उसका फोन भी गिरा देते हैं, तो आप अपने गहने पहने हैं या मोबाइल लेकर आप गेट पे मत खड़े होइए, ये मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ 0 पे एफआईआर होती है, तो कहीं भी मान लीजिए आप जबलपुर उतरे और आपको लगा कि सागर में आपकी चोरी हो गई, तो जबलपुर में आपकी 0 पे एफआईआर हो जाएगी, आपको सागर जाने की जरूरत नहीं है। वही एफआईआर 0 पे कायम होकर सागर चली जाएगी। है मान लो चोरी हमारी जबलपुर में हुई है, हाँ, और हमें सागर में एफआईआर करानी, तो जैसे कोई यात्री एक स्टेशन पे बैठता है, उसकी नींद दूसरे स्टेशन पे खुलती है, अब वो दूसरे पहला स्टेशन तो जा नहीं सकता, तो जिस स्टेशन पे उसकी नींद खुलेगी वो वहीं जाए, उस संबंधित जगह पे उसकी एफआईआर हो जाएगी और 0 पे एफआईआर मूल थाने में चली जाएगी। हमारे साथ थे आईपीएस मोनिका शुक्ला, वर्तमान में डीआईजी रेल का पद उनके पास है, और जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए वो बेहतर से बेहतर काम कर रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि चोरी आपकी कहीं होती है, अगर आप आगे निकल जाते हैं तो 0 पे आप कायमी करवाइए, तो वो जहां से आपकी चोरी हुई वो एफआईआर वहां तक पहुंच जाएगी, फिर जीआरपी या जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी वो करेंगे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।